एक बार रिकॉर्डिंग उसको दे देना, रिकॉर्डिंग चेक कर लेगा वो, अगर कोई दिक्कत होगा पूछ लूंगा। देखो ये लास्ट के जो दो टाइप थे हमारे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन और जो मैंने लिखा हुआ था आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। एक्चुअली आइसोमेराइजेशन रिएक्शन जो है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन का ये स्पेशल टाइप है। हाँ, क्या हो गया था आशीर्वाद? तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन भी इसी के अंदर कवर हो जाएगी। रीअरेंजमेंट का ही एक टाइप होता है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। बेसिकली जो रीअरेंजमेंट है वही आइसोमेराइजेशन भी है, बस इस डिफरेंस ये होता है कि रीअरेंजमेंट जनरल है, आइसोमेराइजेशन एक काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है। पर जहां पर आइसोमर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है वो सिंपल रीअरेंजमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? रीअरेंजमेंट का मीनिंग होता है कि जैसे देखो कि रिएक्शन इन विच, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग करना। इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम, an atom or group of atom migrate या shifted कह सकते हो, migrate और shift from one position to another position within the molecule. Within the molecule. It means कि nothing is added from outside और nothing is eliminated. इसमें सिंपली क्या होता है कि जिस रिएक्शन में आपके मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई पर्टिकुलर एटम या ग्रुप ऑफ एटम माइग्रेट होता है या शिफ्ट होता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, यानी वो कार्बन चेन में एक कार्बन पोजीशन से दूसरे कार्बन पोजीशन पर वो शिफ्ट होता है, माइग्रेट होता है, तो ऐसी रिएक्शन को रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहा जाता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, पहला तो ये डेफिनेशन हो गया। अब दूसरा है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है, दिस मे बी एक कंप्लीट रिएक्शन हो सकती है ये, और इट मे बी पार्ट ऑफ ए रिएक्शन। क्योंकि आपने पढ़ा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो तरह की रिएक्शन होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैंने बताया था कि सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है इन जनरल। ठीक है, जिसमें अलग अलग स्टेप होते हैं, पर जनरली जब रिएक्शन हम लिखते हैं तो इंटरमीडिएट स्टेप से वो नहीं करते। तो या तो ये किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक पार्ट है, मतलब किसी रिएक्शन का एक पार्ट हो सकता है, या एक पूरी रिएक्शन ये हो सकती है। जब ये पूरी रिएक्शन होती है तो उसी केस में ये बनता है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। और जब ये पूरी रिएक्शन का पूरा रिएक्शन नहीं होता है, उसका एक पार्ट होता है, तो वह सिंपल रीअरेंजमेंट कहलाता है। तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही जगह लिखा कि एक्चुअली आइसोमेराइजेशन रिएक्शन इज आल्सो ए काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन विच वन आइसोमर। क्या बोले लास्ट लाइन? मैंने बोला कि आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक फुल रिएक्शन हो सकती है, एक पूरी कंप्लीट रिएक्शन हो सकती है। तो जब ये कंप्लीट रिएक्शन होती है तब ये कहलाती है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। और जब ये कंप्लीट नहीं होती है, मे बी किसी रिएक्शन का सिर्फ एक पार्ट होता है, वो पूरा रिएक्शन नहीं है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके पर सर। रीअरेंजमेंट का मीनिंग यही होता है। आप इसी बेस पर आइसोमेराइजेशन को कह सकते हो कि आइसोमेराइजेशन रिएक्शन भी एक तरह से रीअरेंजमेंट रिएक्शन ही है, बट इसमें क्या होता है कि एक आइसोमर कन्वर्ट होता है दूसरे आइसोमर में। ठीक है, तो यहां पर पूरी रिएक्शन आपकी रीअरेंजमेंट होती है। और कहीं पर क्या होता है कि किसी रिएक्शन का ये एक पार्ट होता है। मैं दोनों आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, पर रीअरेंजमेंट या आइसोमेराइजेशन का मतलब यही होता है कि जहां पर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल शिफ्ट होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में। जैसे मैं पहले कंप्लीट रिएक्शन का एग्जांपल दूं, जैसे अगर आप लेते हो एन ब्यूटेन, ये देखो आपका
ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, CH3, CS2, CS2, CS3। अब देखो ये N ब्यूटेन है या सिंपल ब्यूटेन है। अब जब आप इसको हिट किया जाता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ मिलाकर, तो ये कन्वर्ट होता है, ये देखो आइसोब्यूटेन में। तो ये देखो, ये आप इसको लिख सकते हो 2 मिथाइल प्रोपेन। मे बी अगर आइसोब्यूटेन से अगर आपको अभी थोड़ा दिक्कत हो कि आइसोब्यूटेन क्या हुआ, तो ये हम हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आप इसको समझो, ये 2 मिथाइल। अब देखो इस कंपाउंड से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन, दिस इज ए बेसिकली आइसोमेराइजेशन रिएक्शन एंड आल्सो रीअरेंजमेंट। यहाँ पर ये फुल रिएक्शन है कि जब आपने ब्यूटेन को एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ मिलाकर हिट किया, तो इसकी कार्बन चेन रीअरेंज होगी, जो स्टेट चेन थी अब वो ब्रांच चेन में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर कैसे ये ब्रांच में कन्वर्ट हुई कि यहाँ पर कोई एक कार्बन, एंड का कार्बन जो है वो आपका शिफ्ट हो गया सेकंड कार्बन पे। जैसे मान लो ये या ये में से कोई भी एक शिफ्ट हुआ सेकंड कार्बन पर, यानी ये यहां से ये इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, इस पे तो शिफ्ट होगा नहीं, ये इस पे शिफ्ट हो गया। और जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये कैसे शिफ्ट होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ किया, तो यहाँ पर देखो आपका एक हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ यहाँ, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया आपका ब्रांच चेन। तो ये देखो स्टेट चेन एल्केन कन्वर्ट हुआ ब्रांच चेन एल्केन। तो ये भी एक रीअरेंजमेंट है एज वेल एज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पर ये कंप्लीट रिएक्शन है। अब देखो पार्ट ऑफ रिएक्शन कैसे है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि CH3, सर पता कैसे हाँ, चलेगा सर रिएक्शन कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है? जब इस तरह से लिखा हुआ है तो ये कंप्लीट रिएक्शन है, और जब पार्ट होगा, पार्ट ऑफ रिएक्शन कैसे पता चलेगा आपको, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म लिख रहे हो। अभी हाइड्रोकार्बन में आओगे ना, तो वहां पर बहुत से रिएक्शन की डिटेल करोगे, तो वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ हम टाइप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपका ये CH3, CH2, ये जैसे CH2, यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, ये एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया, ये देखो आपका यहाँ पर ये आपका एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन, सॉरी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन तो समझ रहे हो, ये मान लो किसी रिएक्शन में बॉन्ड की क्लीवेज से ये आपका प्रोड्यूस हुआ 1 डिग्री कार्बोकेटायन। डेफिनेटली यहाँ पर कोई एटम या ग्रुप था जो बॉन्ड पेयर लेकर एलिमिनेट हुआ, तो इससे ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हुआ। अब ध्यान से देखो, आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन करेगा, जो कि एक पार्ट ऑफ रिएक्शन हुआ यहाँ। जैसे यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन, वो कंप्लीट नहीं है, किसी रिएक्शन का ये मैं पार्ट लिख रहा हूँ कि वहां पर किसी एटम या ग्रुप के लिविंग से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और वह कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर है वो पीछे फर्दर बताओ एक सर ये कार्बन से वाला। लेंगे। बेटा मैंने बताया कि ये एक रिएक्शन का पार्ट है। प्लस का मतलब यहाँ पर कोई ग्रुप या एटम था, मान लो यहाँ पर Cl था, Cl जब एलिमिनेट हुआ तो उसके एलिमिनेशन में क्या होगा, Cl बॉन्ड पेयर लेकर एलिमिनेट हुआ, तो इससे कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। ये आपका पॉजिटिव चार्ज जिस पर बना वो 1 डिग्री कार्बन है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल 1 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। अब ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करेगा, यहाँ पर ये पार्ट ऑफ रिएक्शन होगा, तो उस पार्ट में आपको एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा। शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि इसका एडजेसेंट कार्बन जो है वो 3 डिग्री है। अगर ये पॉजिटिव 1 डिग्री से 3 डिग्री पर शिफ्ट हो, तो आपको मालूम है, चूंकि कार्बोकेटायन आपने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है कि 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन अपने पॉजिटिव को इस 3 डिग्री कार्बन पे शिफ्ट करेगा, और ये कैसे शिफ्ट होगा, शिफ्ट इस तरह से होगा कि ये हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट करेगा इस पर। अब मैं वही माइग्रेशन आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे CH3 है, C पर ये H है और ये CH3 है, ये आपका CH2 है पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पे लाना है, तो मतलब यहाँ पर H जो होगा वो H माइनस बन जाएगा, क्योंकि ये अपना बॉन्ड पेयर लेके यहाँ से रिमूव होगा।
जब ये अपना बॉन्ड पेयर निकालेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड पेयर H के पास जाएगा तो ये H माइनस बन जाएगा, हाइड्राइड आयन, और ये हाइड्राइड आयन के फॉर्म में यहां पर आ जाएगा। तो ये देखो माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बढ़ गया तो ये CH3 न्यूट्रल बन जाएगा, और दूसरी तरफ इस H के यहां से हटने से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक तरह से पॉजिटिव यहां से यहां माइग्रेट हो गया। तो अब ये देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। ये आपका एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हुआ, और ये किसी रिएक्शन का पार्ट है। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कन्वर्ट होगा 3 डिग्री में बाय माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसको हम लोग कहते हैं H माइनस शिफ्टिंग। तो ये स्टेप जो है ये आपका रीअरेंजमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर बाहर से कुछ भी नहीं आया और ना यहाँ से बाहर गया। नथिंग हैज बीन एडेड, नथिंग इज एलिमिनेटेड। सिंपली क्या हुआ, यहाँ पर पोजीशन शिफ्ट हुआ। अब आप ये कह सकते हो कि जो मैंने H को माइग्रेट किया वो CH3 को क्यों नहीं किया। तो देखो माइग्रेशन में देखा जाता है कि जितना स्मॉलर एटम या ग्रुप होगा उसका माइग्रेशन उतना फास्टर होगा, क्योंकि CH3 आपका हेवी ग्रुप हो गया। अगर सभी तीनों CH3 होते तब हम CH3 को ही करते, लेकिन अगर आपके H और CH3 में देखोगे तो H का माइग्रेशन फास्टर होगा, क्योंकि H स्मॉलर साइज में, इसीलिए आपका यही बॉन्ड ब्रेक किया गया। अब क्लियर है बेटा। तो यहां पर ये पार्ट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो रीअरेंजमेंट में यही होता है कि एक पर्टिकुलर एटम या ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज करता है विद इन द मॉलिक्यूल, तो इसी को कहा जाता है रीअरेंजमेंट। यस बेटा, क्लियर हो गया सबको। यस सर। तो ये था हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन, और अब हमें लास्ट एक टॉपिक पढ़ना है, हाइपर कंजुगेशन, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूं फेज हाइपर कंजुगेशन के लिए, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज, क्योंकि इसके आगे के टॉपिक अब इस साल के लिए डिलेटेड है, और वैसे भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो पढ़ाता भी नहीं आदमी, क्योंकि बहुत लिस्ट इंपॉर्टेंट है वो। हाइपर कंजुगेशन, इसको देखो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। रेजोनेंस आपने पढ़ा है कि जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में आपने देखा है कि आपका पाई बॉन्ड पेयर जो होता है वो शिफ्टिंग करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और जहां पर पाई होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा में, तो इसको हम लोग पाई सिग्मा कंजुगेशन भी कहते हैं, जैसे बेंजीन रिंग में मैंने आपको दिखाया था, या रेजोनेंस इफेक्ट में। तो रेजोनेंस जो होता है वो पाई सिग्मा कंजुगेशन होता है, और हाइपर कंजुगेशन मतलब चेंज होना, जहां पर पाई था डबल था वहां पर सिंगल हो गया, तो मतलब सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो पाई कन्वर्ट हुआ सिग्मा में। और हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन को कहा जाता है सिग्मा पाई कंजुगेशन। इसका मतलब कि जहां पर ये स्टार्ट होता है वहां पर पहले सिग्मा बॉन्ड है, अब वहां पर एक पाई बॉन्ड बन जाता है, तो यानी सिग्मा कन्वर्ट हो जाता है पाई में। यहाँ पर पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिग्मा में, यहाँ पर सिग्मा कन्वर्ट होता है पाई में। ये थोड़ा सा डिफरेंस है रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में। दूसरा है कि हाइपर कंजुगेशन आपका रिलेटेड है इंडक्टिव इफेक्ट से भी, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, क्योंकि आपने पढ़ा है कि आपके एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं। इट मींस कि जहां पर भी वो अटैच होते हैं दे विल रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं या डोनेट करते हैं, ठीक है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, और यहां पर आपने इसका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर भी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा आपका इंडक्टिव इफेक्ट देता है टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, उससे लेस देता है आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप, उससे लेस देता है आपका इथाइल ग्रुप, और सबसे लिस्ट देता है मिथाइल ग्रुप। ये इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप का ऑर्डर था, पर ये ऑर्डर तब होता है जब दे आर लिंक टू सैचुरेटेड कार्बन चेन, सैचुरेटेड कार्बन चेन से लिंक होते हैं।
सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड की कार्बन चेन पर लिंक होते हैं। तो यहां पर एल्काइल ग्रुप जो होता है अपने प्लस आई इफेक्ट इस ऑर्डर में देते हैं, ठीक है। लेकिन यही एल्काइल ग्रुप, ये देखो कि व्हेन एल्काइल ग्रुप्स आर लिंक्ड टू unsaturated कार्बन, किसी अनसैचुरेटेड कार्बन पे लिंक होते हैं, और कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट सिस्टम का मतलब होता है कि जिसमें अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते हैं, यानी पहले सिंगल फिर डबल। कि अगर आपका एल्काइल ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम या अनसैचुरेटेड कार्बन पे या कंजुगेट सिस्टम पे लिंक होता है, देन their order of इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, जो इनका ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट आप कह सकते हो कि दैट इज प्लस आई इफेक्ट। जो है इनका प्लस आई इफेक्ट इज रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाता है, यानी ये जो ऑर्डर है उल्टा हो जाएगा। अब मिथाइल सबसे ज्यादा देगा और ये सारे कम देंगे। तो जब एल्काइल ग्रुप किसी लिंक होता है अनसैचुरेटेड कार्बन पे या कंजुगेट सिस्टम पर, then their order of electron releasing effect, that is inductive effect, is reversed. This is called hyperconjugation. इसी को हम लोग कहते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। तो मुझे बोलो कि डेफिनेशन आप लोग क्लियर होगी? यस बेटा। पहली बात है कि ये इफेक्ट कब होगा, ये इफेक्ट सिर्फ एल्काइल ग्रुप के रेफरेंस में, और ये कब होगा जब आपका एल्काइल ग्रुप किसी मल्टीपल बॉन्डेड यानी अनसैचुरेटेड कार्बन या कंजुगेट सिस्टम पर लिंक होगा। तो वहां पर उसके जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, जो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है, वो चेंज हो जाता है। इसी को कहा जाता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि इस हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि आपका सिग्मा बॉन्ड डोनेट होता है। जैसे आप वहां पर लेते हो मतलब सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड पेयर डोनेट होता है। इसको सिग्मा पाई कंजुगेशन कहा जाता है। दिस इज ए काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल। और ये भी ध्यान रखना आपको कि दिस इफेक्ट इन्वॉल्व अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे? जो आपके कंजुगेट सिस्टम या अनसैचुरेटेड कार्बन से लिंक कार्बन जो होता है उसको यहाँ पर अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे लिंक हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस इफेक्ट इन्वॉल्व अल्फा हाइड्रोजन एटम which delocalized their sigma bond pair to unsaturated कार्बन्स p ऑर्बिटल पर। p ऑर्बिटल पर वो उसको डीलोकलाइज करता है अपने सिग्मा बॉन्ड पेयर को। तो इसलिए ये इफेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन का रोल है। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन समझो, जैसे ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहां पर मैंने एक कार्बन अटैच किया, तो देखो जो अनसैचुरेटेड कार्बन से लिंक होगा कार्बन, उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और इससे लिंक यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन हुआ। अब ये क्लियर है बेटा?
या जैसे बेंजीन रिंग ले रहे हो तो ये कंजुगेट सिस्टम है आपका। अब यहाँ पर देखो जो कार्बन, अब जैसे यहाँ पर सपोज करो कि ये आपके CH2 है, ये CH3 है, ठीक है, मान लो यहाँ पर है ये। अब यहाँ पर देखो ये अल्फा कार्बन हुआ, यहाँ पर अल्फा का मतलब ये हुआ कि जो कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन या कंजुगेट सिस्टम से लिंक है। जैसे पीछे एलिमिनेशन में हमने अल्फा का मतलब क्या लिया था कि जो फंक्शन ग्रुप से लिंक है, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप की जगह पर अनसैचुरेटेड कार्बन या कंजुगेट कार्बन हो गया। इससे जो लिंक कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और उससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। जैसे यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर देखो इस कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा। अब क्लियर है? क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन आपके अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू होता है, और ये अल्फा हाइड्रोजन अपना बॉन्ड पेयर इस अनसैचुरेटेड कार्बन को देते हैं इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में। जैसे यहां पर देखो, अब मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये इफेक्ट कैसे शो करना है आपको। जैसे मान लो यहां पर ये आपका मैं एक अल्फा हाइड्रोजन दिखा रहा हूं, ये देखो आपका डबल बॉन्ड है, मे बी यहां पर आगे भी कुछ होगा। यहां पर क्या होगा कि ये जो अल्फा कार्बन है इससे जो लिंक अल्फा हाइड्रोजन है, ये अपना बॉन्ड पेयर इसको देगा, यानी ये बॉन्ड पेयर यहां पर आएगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं आता है, पार्शियली आता है। और जब ये इसका बॉन्ड पेयर इसको आएगा तो ये अपना बॉन्ड पेयर आगे वाले पे शिफ्ट कर देगा। ये एक तरह से इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग पर ही की तरह होता है कि आपका डबल बॉन्ड में जो एक बॉन्ड पेयर है वो किसी दूसरे कार्बन पे चला जाएगा और ये पीछे से ले लेगा। अब यहां पर देखो रिजल्ट क्या होगा, यहां पर अब सिंगल की जगह डबल हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड पेयर यहां आ गया, ये डबल बन गया, इस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन ने ये बॉन्ड पेयर लिया है तो इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। दूसरी तरफ ये मैंने आपको बताया कि ये कंप्लीट आपका शिफ्ट नहीं होता है, 99% शिफ्ट होता है, मतलब 1% यहां पर भी डेंसिटी रहेगी तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव नहीं होगा, बट ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज पोल बन जाएगा। तो यहां पर इस कार्बन ने अपने सिग्मा बॉन्ड पेयर को एडजेसेंट कार्बन को डोनेट किया, जिससे यहाँ सिग्मा जो है पाई में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है सिग्मा पाई कंजुगेशन, क्योंकि आपका ये सिग्मा बॉन्ड पेयर यहां आकर पाई बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया। यस बेटा, क्लियर है? तो दिस इज योर हाइपर कंजुगेशन, इसको हम हाइपर कंजुगेशन कहेंगे। तो ये हाइपर कंजुगेशन सिर्फ आपके अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू होता है। अब इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर आप बॉन्ड शो नहीं करते हो, इसलिए इसका नाम रखा गया नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब यहां पर देखो इस ऊपर वाले में आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मतलब इस कंपाउंड में आपके 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, और जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल स्पेसिस होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर जितना ज्यादा डीलोकलाइज होता है स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी वगैरह जो कंपेयर होती है वो इसी हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर। तो मुझे पहले बताओ ये क्लियर हुआ? यस यस बेटा, क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर यस। अब देखो ये मैंने सिंपल आपको एक दिखाया, अब जैसे ये देखो आपको दिखा रहा हूं मैं, ये एक एग्जैक्ट कंपाउंड लेकर, जैसे ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहां पर देखो ये आपका डबल बॉन्ड है, ये यहां पर एक लिंक है मिथाइल ग्रुप, तो यहां पर मिथाइल ग्रुप का क्यों, देखो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे ले रहे हो, ये देखो आपका इस तरह से, तो सपोज करो पहला हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मान लो ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड पेयर यहां देगा, ठीक है, ये यहां देगा, ये इधर जाएगा, तो अब आप इसको इस तरह से दिखाओगे, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस साइन लेना है, यहां पर डबल हो गया, और ये बॉन्ड पेयर इसने ले लिया, तो ये CH नेगेटिव, ये पहला हाइपर कंजुगेशन। अब मान लो ये इसके जगह पर ये वाला देगा, तो इस वाले पर आप गैप कर दोगे, व्हाइट स्पेस दिखा दोगे, ये बारी बारी से होगा, डबल CH CH नेगेटिव,
ओ सॉरी CH2 होगा ये ना, ये दूसरा। तीसरा देखो हाइपर कंजुगेशन, अगर ये हाइड्रोजन अपना देगा क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब देखो यहाँ पर 2 नॉर्मल है, एक हाइपर कंजुगेशन में गया तो यहाँ पर प्लस आ गया, जैसे यहाँ पर प्लस आ गया था, यहाँ पर डबल हो गया CH और ये CH2 नेगेटिव। ये 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनी। तो जैसे अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कंपेयर करते हो तो इसी बेसिस पर करते हो, ठीक है, इसी बेसिस पर किया जाता है कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल एल्कीन। जैसे मान लो अगर हमें देखना है कि जैसे CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH3 ट्वाइस, अगर हम इन दोनों में देखना है कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, आप इन पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन से होगा। इस कार्बन पे CH3 ट्वाइस है, इसका मतलब एक CH3 में 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर 6, और यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो ये 6 अल्फा हो गया और यहाँ पर भी 6 अल्फा, यानी 12 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर 12 बनेंगे, यहाँ पर 6 हाइपर कंजुगेशन बनेगा, तो मतलब जिसपे ज्यादा बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये मोर स्टेबल होगा, ये आपका मोर स्टेबल होगा और ये आपका लेस स्टेबल होगा। इतने बनने चाहिए सर, जो CH2 वाला है वो? नहीं, CH2 में आपका एल्काइल ग्रुप देता है ना, CH2 नहीं देता है ना, हाँ हाँ यस सर। ठीक है। उसी तरह से आपका देखो बेंजीन पे जब एल्काइल ग्रुप लिंक होते हैं, जैसे जब आप कहते हो CH3 आपका बेंजीन पर जो लिंक हो रहा है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन को, वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू नहीं, क्योंकि बाकी जो डोनेट करते हैं वो लोन पेयर डोनेट करते हैं। एल्काइल ग्रुप जो डोनेट करता है वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, क्योंकि इस कार्बन पे तो एल्काइल ग्रुप का जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस लिया जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये मैं इलेक्ट्रॉन डेट alkyl group on benzene ring is due to hyperconjugation। वह हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट है, यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू दे रहा है, जिसमें आपके कार्बन के, जैसे कार्बन के ऊपर ये 3 हाइड्रोजन है, उसमें से ये बारी बारी से, रेजोनेंस इफेक्ट तो वैसे ही ड्रॉ करना है, ये क्या करता है कि ये वाला हाइड्रोजन यहां पर लेता है, तो यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे वो थोड़ा बाकी से अलग होगा, बाकी तो ऐसे ही करना होगा कि यहाँ पर जब ये इधर डोनेट करेगा तो ये इधर चला गया, ये माइनस बन गया, ठीक है। यहाँ पर आपका इस H सॉरी यहाँ बॉन्ड नहीं दिखाना है, H के ऊपर पॉजिटिव दिखा दोगे, ये मैं यहाँ पर नहीं है इफेक्ट, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाना, वो गलती से आ गया था, ठीक है। अब उसके बाद ये रोटेट करेगा, उसी तरह से नेक्स्ट टाइम ये अपना देगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये देगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आता है एल्काइल ग्रुप का, वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा हाइपर कंजुगेशन। तो हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी फर्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में आप स्टार्ट करेंगे हम हाइड्रोकार्बन। यस बेटा, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूं, अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, क्योंकि शायद बैटरी भी इसकी कंप्लीट हो गई है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आप लोग अपना रिकॉर्डिंग भी एक बार वॉच कर लेना, अगर कोई